Sham Parikh. I'm a student of BSc Chemistry Honors first year. My roll number is 10 and today I'm going to give a presentation video on aryl halides. So in this video we will discuss about the introduction of aryl halides, the structure and relativity, preparation of aryl halides, reaction of aryl halide which includes nucleophilic substitution by addition elimination reaction, nucleophilic substitution via benzene intermediate, electrophilic substitution reactions and reactions due to CX bond. And after that we will read about the reactivity and relative strength of CX bonds in halogen derivatives. So let us start. So what actually aryl halides are? So aryl halides are the compound in which one or more hydrogen atoms of an aromatic ring are replaced by halogen atoms. These are called aryl halides. These compounds are also known as haloarenes and have the general formula ARX. Unlike alkyl halides which have general formula RX, where R stands for any alkyl group like methane, ethane, propane, and here AR is an aromatic ring. So now just to recall, in IUPAC naming of halogens, the prefix chloro, bromo, iodo, etc. is added before the name of arene, and the relative position of halogen atoms are indicated by numbers, and the prefixes like the ortho, meta and para are also used to indicate the relative position of substituents. And these are some of the representative examples like bromobenzene, 1-chloro-4-methyl benzene, which can also be written as para-chlorotoluene, and 1-bromo-4-chlorobenzene, which can also be written as 4-bromo-chlorobenzene. तो ये सब जो चीज़ें थी वो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं और हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, और हमने ये भी दिखा कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या एक्सेट्रा, वो नेम के आगे यूज़ करे जाते हैं और हम उनकी रिलेटिव पोजीशन को भी नंबर करते हैं. और जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें 3 होते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, हम उनको भी इंक्लूड करते हैं, वो नाम थोड़ा अलग बन जाता है, जैसे हमने एग्जांपल्स में अभी डिस्कस करा ही है. नाउ लेट अस फोकस आवर अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी. अब हम इसके स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ये पहले से डिस्कस हो चुका है कि जो CX एराइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो छोटा होता है और स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि जो कार्बन और जो हमारे जो हेलोजन एटम है उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस होता है. In alkyl halides the carbon atom attached to halogen is sp3 hybridized. जो alkyl halides होते हैं उनमें जो कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और एल्काइल हैलाइड्स में जो कार्बन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये डायग्राम से हमें दिख रहा है कि एल्काइल हैलाइड्स में जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जो एराइल हैलाइड्स होगा उनमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ जो है जिसका जो s कैरेक्टर है वो ज़्यादा है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन अल्काइल हैलाइड विथ लेस s कैरेक्टर. तो जो एराइल हैलाइड में जो कार्बन एटम होता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, और हमें पता है कि एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो CX बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली होल्ड कर सकेगा इन कंपैरिजन टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि अल्काइल हैलाइड में होता है और जिसमें एस कैरेक्टर है वो लेस होता है. Besides this factor, the unbounded p orbital having electron pairs of the halogen atom can overlap with the pi system of the aromatic ring. और इसमें हमारी जो ओवरलैपिंग है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, पाई ऑर्बिटल की वजह से वो भी पॉसिबल होती है. दिस विल प्रोवाइड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से जो CX बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा. C-cell bond length in alkyl halide is 177 पिकोमीटर while aryl halide is 169 पिकोमीटर. और हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, जिसकी वजह से जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे एक रेफरेंस दे रखा है कि जो कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ एल्काइल हैलाइड्स में होती है वो होती है 177 पिकोमीटर, जबकि एराइल हैलाइड में ये होती है 169 पिकोमीटर. द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो अब ये जो हमारे ये जो कैरेक्टर है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके. द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन क्लोरीन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग एंड फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. तो जो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कंजुगेशन के साथ है पाई इलेक्ट्रॉन्स में. जो ये जो हमारी बेंजीन रिंग है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ ये कंजुगेशन में है, और ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो पॉसिबल है. अब जैसे क्लोरीन के जो एटम है वो बेंजीन रिंग के पास चले जाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा
ऐसी ये रिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा ये जो पुराना वाला जो डायग्राम था वो वापस बन के ना आ जाए। इसमें एक स्टेप कम दिखा रखा है पर ये वाला जो है वो वापस बन जाता है। ये मतलब ऐसे इसकी रोटेशन होते रहेगी, सर्कुलेट होता रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स द CX बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। और इन कुछ रीजंस की वजह से, जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जो कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, इनकी वजह से जो CX बॉन्ड है, जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है एराइल हैलाइड्स में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है इन कंपैरिजन टू कार्बन और जो हेलोजन का बॉन्ड है एल्काइल हैलाइड्स में। Since it is difficult to break a shorter and stronger bond, therefore aryl halide undergo relatively few reactions involving the carbon halogen bond। और हमें पता है कि जो बॉन्ड छोटे और स्ट्रॉन्गर होते हैं उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू बड़े और वीक बॉन्ड। इन्हीं की वजह से जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो कम रिएक्शंस दिखाते हैं जिनमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड वो इंक्लूडेड होता है इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा बॉन्ड दिखाते हैं और जो एराइल हैलाइड्स है रिएक्शंस दिखाते हैं, और जो एल्काइल हैलाइड्स है वो कम रिएक्शंस दिखाते हैं। Aryl halides do not undergo substitution by either SN1 or SN2 pathways that are characteristics of nucleophilic substitution reaction in alkyl halides। जो एराइल हैलाइड्स है उनमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, ना ही वो SN1 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, ना ही वो SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं। और ये अल्काइल हैलाइड्स के कुछ मेन रिएक्शंस में इंक्लूड होते हैं, पर ये एराइल हैलाइड्स में शो नहीं होते। एलिमिनेशन रिएक्शंस भी एराइल हैलाइड्स में शो नहीं होते। अंडर सर्टेन कंडीशंस दे डू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। पर अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अगर हम उन्हें अप्लाई करें तो जो एराइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, पर वो इन SN1 और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं करेंगे, उनका मैकेनिज्म अलग होता है। The reason for the lack of SN1 reactivity of aryl halide is the difficulty in generation of phenyl cation from a corresponding aryl halide। अब जैसे SN1 रिएक्शन होता है वो एक 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, और एराइल हैलाइड्स में जो फिनाइल कैटायन होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसका जो जनरेशन होता है वो टफ होता है, मतलब वो हम जनरेट नहीं कर पाते। इसी की वजह से जो एराइल हैलाइड्स है वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। फिनाइल कैटायन इज सो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और अगर हम कुछ टेक्निक यूज़ करके अगर हम फिनाइल कैटायन हम बना भी ले, जो सेल्फ आयनाइजेशन का रिजल्ट होगा वो स्टेबलाइज नहीं होगा रेजोनेंस की वजह से। फर्दर द इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग रिड्यूसेस del positive charge on carbon atom of CX bond and also repel approaching electron rich nucleophile for its backside attack। और इसके साथ साथ जो हमारी जो एरोमेटिक रिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो जो हमारे कार्बन एटम पर जो पार्शियली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसको रिड्यूस करती है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो अप्रोच करेगा, जो हमारी CX बॉन्ड को जो अप्रोच करेगा बैक साइड से, वो उसको भी रिपेल करती है, जिसकी वजह से जो हमारा एराइल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शंस शो नहीं करता। जैसे ये जो डायग्राम है अब इसमें दिखा रहा है कि वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट फिनाइल कैटायन। तो जो फिनाइल कैटायन का जो जनरेशन होता है वो बहुत टफ होता है, इसकी वजह से जो एराइल हैलाइड्स है वो SN1 रिएक्शंस शो नहीं करते। द एरोमेटिक रिंग ऑफ एराइल हैलाइड विल रिएक्ट सेम वे एज इन बेंजीन एंड विल अंडरगो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो एराइल हैलाइड्स होते हैं जैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, वैसे एरोमेटिक जो हमारी जो एराइल हैलाइड्स हैं वो भी शो करते हैं। द हेलोजेंस आर रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैव एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। जो हेलोजेंस होते हैं वो कार्बन के कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लाइक इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक क्षमता होती है जिसे हम इंडक्टिंग इफेक्ट कहते हैं। देयरफॉर द रिएक्टिव एरोमेटिक रिंग सिस्टम, और इसकी वजह से वो जो एरोमेटिक रिंग सिस्टम है उसे रिएक्टिव कर देंगे। ऑन द अदर हैंड थ्रू इट्स रेजोनेंस इफेक्ट हेलोजन एक्टिवेट एरोमेटिक रिंग सिस्टम, और इसके रेजोनेंस की वजह से जैसे वो उनके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसकी वजह से वो उसके एरोमेटिक रिंग सिस्टम को डीएक्टिव कर देते हैं। ऑन द सेम साइड उनके पास जो रेजोनेंस का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से वो जो एरोमेटिक रिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। Thus the inductive and resonance effect of halogens are counter to each other। ये मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं, बट द फॉर्मर इज स्ट्रॉन्गर देन द लेटर। पर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। Thus the halogen weakly deactivating the ring and are orthopyrodirecting during electrophilic substitution reaction। और जैसे कि हमने डिस्कस करा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है
वो रेजोनेंस इफेक्ट के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके वजह से ये जो हैलोजेंस होते हैं वो जो रिंग सिस्टम होता है उसे डीएक्टिव कर देते हैं और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब जो हमारा अगर हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो ऑर्थो और पैरा पर जाके अटैच होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो हमारा सारा बेसिक इंट्रोडक्शन और वो कौन से रिएक्शंस शो करते हैं और कौन से नहीं करते। अब हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशंस को कि हम उन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एराइल हैलाइड्स में बी प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द मेथड्स गिवन इन द टेबल। तो ये टेबल है जिसके हेल्प से हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एराइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो पहला आता है वो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम उसके हेल्प से कर सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग होगी। AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। अगर हम इसमें 2 मोल्स ऑफ हैलोजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिबाइस एसिड, तो जो हमारा जो हैलोजन होगा वो एक हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा HX के फॉर्मेशन में, और उसकी जगह पे जो हमारा क्लोरीन एटम है वो ऐड हो जाएगा और जिससे हमें मिल जाएगा एक एराइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं ARH + X2, यहाँ पे X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और इसको हम कैरी करेंगे लिवाइस एसिड के प्रेजेंस में। और ये देखिए ARX जो कि हमारा एराइल हैलाइड है और HX ये बन जाएगा। फ्रॉम एरोमेटिक अमाइंस, ये डाइजोनियम सॉल्ट मेथड है। जो ArNH2 है ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट। इसको अगर हम HNO2 की और HX की प्रेजेंस में अगर हम इसे कैरी करें एट 273 केल्विन टेम्परेचर, तो सबसे पहले तो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर अगर हम उसको कॉपर और ये जो X है जिसको हम हैलोजन कहते हैं, अगर उसके प्रेजेंस में अगर हम इसे वापस कैरी आउट करें तो हमारे पास मिल जाएगा हमारा एराइल हैलाइड। The main drawback of direct halogenation is to get single halogenated product. Generally with monohalogenated product, mixture of ortho and para dihalogenated products are also formed. तो ये जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन है उसका एक मेन ड्रॉबैक है कि हमें एक सिंगल कंपाउंड नहीं मिलेगा, हमें मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा डाइहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स का। दस डाइजोनियम सॉल्ट मेथड इज़ प्रीफर्ड। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो डाइजोनियम सॉल्ट वाला जो मेथड है वो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन में। अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हैलोजेंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नीड द असिस्टेंस ऑफ अ लिवाइस एसिड। तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें लिवाइस एसिड की जरूरत पड़ेगी एज कैटलिस्ट। जनरली फेरिक हैलाइड्स और एल्यूमिनियम हैलाइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो जैसे FeCl3, FeBr3, AlCl3 कुछ एसिड्स हैं जिन्हें हम एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और ये जो रिएक्शन होगा उससे हम डार्क में करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में नहीं करेंगे, और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 310 to 320 केल्विन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस आयरन फिलिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन आर कॉमनली यूज्ड। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन में हम आयरन फिलिंग्स डाल के उसको यूज़ करेंगे। हैलोजेंस रिएक्ट विद आयरन फिलिंग टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग लिवाइस एसिड, और जो हैलोजेंस होंगे वो आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करके लिवाइस एसिड बनाएंगे जो हमारे लिए एज कैटलिस्ट का यूज़ करेंगी। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे बेंजीन रिंग + Cl2 अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे एक लिवाइस एसिड जो कि FeCl3 है उसके प्रेजेंस में और डार्क में, और टेम्परेचर अगर हम रखेंगे 310 to 320, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोरोबेंजीन + HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलर एग्जांपल हम ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, और हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन + HBr। If 2 moles of chlorine per mole of benzene are used, a mixture of ortho and para dichlorobenzene is obtained, in which the para compound predominates for steric as well as electron reasons. अगर हम क्लोरीन के 2 मोल यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, जिसमें जो पैरा कंपाउंड है वो डोमिनेंट होगा स्टेरिक इफेक्ट की वजह से और कुछ इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स की वजह से भी। तो जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है और हम इसे FeCl3 के प्रेजेंस में हम इसे रिएक्ट कराएंगे, तो ये होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्थो, और ये पैरा। फ्लोरोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन। हम इससे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते। द रिएक्शन विद फ्लोरीन इज वायोलेंट। तो जो फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो वायोलेंट होता है एंड ये कंट्रोल नहीं करा जा सकता। रिएक्शन ऑफ आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, ये मतलब वापस पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको कैरी आउट करने का। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
such as iodic acid or nitric acid, which oxidizes HI formed in the reaction to iodine, enabling the reaction to proceed in the forward direction. पर ये मेथड ना यूज़ करके अगर हम इसी रिएक्शन को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में करें तो क्या होगा कि जो हमारा HI जो हमारा फॉर्म होगा इस रिएक्शन के दौरान वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाके हमारे पास आइडोबेंजीन बन जाएगी। जैसे ये है बेंजीन प्लस I2, हम इसको कैरी आउट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में तो हमारे पास आइडोबेंजीन बन जाएंगी और HI ये जो हमारे पास होगा अगर हम इसको आयोडिक एसिड के साथ अगर हम इसे ट्रीट करें तो फिर जो हमारा रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है फ्रॉम एरोमेटिक अमाइंस। इस प्रोसेस में जो अमाइन है उसको हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में ArN2+X-, इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू एराइल हैलाइड यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्यूपरस हैलाइड डिजॉल्व इन द कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड। उसके बाद हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे एराइल हैलाइड में, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे क्यूपरस हैलाइड CuX का हम यूज़ करेंगे, इसको हम पहले डिजॉल्व कर देंगे कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड में। दिस मेथड इज़ नोन एज सैंड मे रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन इसका जो कॉमन नेम है वो होता है सैंड मे रिएक्शन। और जो कॉपर पाउडर है हम अब जैसे क्यूपरस हैलाइड है उसकी जगह हम कॉपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो मॉडिफाइड रिएक्शन होगा जिसमें हम कॉपर पाउडर यूज़ करेंगे क्यूपरस हैलाइड की जगह उसे हम कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। जो पहले वाला जो रिएक्शन था जिसमें हम क्यूपरस हैलाइड का यूज़ कर रहे थे उसका नाम था सैंडमेयर्स रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है जिसमें हम कॉपर पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम होगा गेटरमैन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय I does not require the use of cuprous halide, मतलब जो डाइजोनियम ग्रुप का जो रिप्लेसमेंट होगा आयोडीन से उसमें हम क्यूपरस हैलाइड की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द रैशिंग प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर एयर एंड हाइड्रोजन क्लोरीन इज पास्ड ओवर कॉपर हैलाइड। जो क्लोरोबेंजीन है वो कॉमनली रैशिंग प्रोसेस के द्वारा कैरिड आउट होती है, जिसमें एक मिक्सचर होगा जिसमें बेंजीन वेपर एयर और हाइड्रोजन, ये तीनों चीज़ें हाइड्रोजन हैलाइड ये पास करी जाएंगी कॉपर हैलाइड के थ्रू और हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। जो फ्लोरोबेंजीन है वो ना तो सैंडमे रिएक्शन से प्रिपेयर होगा ना गेटरमैन रिएक्शन से प्रिपेयर होगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको हम ट्रीट करेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, जब जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, जिसको अगर हम हीट करेंगे वो हमें देगा फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बाल्स-चाइमन रिएक्शन। तो ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब है रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स। As discussed earlier, the aryl halides are relatively unreactive towards nucleophilic substitution reaction. They do not undergo ordinary conditions with NaOH, C2H5ONa, NaCN, NaSH, H2 और NH3। जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। तो ये NaOH के साथ H2O के साथ जो कॉमन रिएक्शंस होते हैं जो अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं वो ये शो नहीं करते, पर कुछ रिएक्शंस है जो शो करेंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Aryl halides may be forced to react with nucleophiles under drastic conditions, such as with very strong base NaNH2 or with moderate base NaOH at high temperature and pressure। पर अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ले ले या हम एक मॉडरेट बेस ले पर उसको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर ले, तब जो हमारे एराइल हैलाइड्स हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्लोरोबेंजीन है अगर हम इसको 573 केल्विन पर हीट करें अंडर हाई प्रेशर विथ NaOH तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इसका जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो हमें फिनॉल देता है। तो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि लो रिएक्टिविटी का क्या रीज़न है एराइल हैलाइड्स का। अब जो ऊपर वाला एग्जांपल है जो क्लोरीन एटम इन द CCl ग्रुप वो मोर टाइटली बाउंडेड है इन जो हमारा बेंजीन और जो क्लोरीन का जो बॉन्ड है जो एरोमेटिक और मतलब एरोमेटिक रिंग और जो क्लोरीन का बॉन्ड है अगर हम उसको कंपेयर करें जो अल्काइल RCl का जो बॉन्ड होता है उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइटली हेल्ड है और इसका एस कैरेक्टर भी हाई है क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है जबकि अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अनदर एक्सप्लेनेशन वाज गिवन ड्यू टू रेजोनेंस। जो रेजोनेंस है वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो लो रिएक्टिविटी दिखाती है। और अब जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अगर ऑर्थो
या पैरा पर अगर प्रेजेंट हो एराइल हैलाइड में, तो जो हेलोजन का जो रिप्लेसमेंट है वो हो जाता है। जैसे ये हमारा, जैसे पहली जो रिएक्शन है OHNO2, नहीं जैसे हमारे पास ये है ClNO2, जिसमें जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और इसके ऑर्थो पोजीशन में हमारे पास है NO2। अगर हम इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करें 473 केल्विन में, तो हमारे पास मिल जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ। और अगर हम इसी को NH3 या C2H5OH के साथ अगर हम इससे रिएक्ट करें इथेनॉल के साथ, और जो टेम्परेचर है वो होगा 473, तो हमारे पास मिल जाता है 4 नाइट्रो एनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन। The resonance forms for the starting materials para-nitrochlorobenzene indicate a low electron density at the halogen bearing carbon. Similar forms can be written for the orthonitrobenzene. तो ये कुछ हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डू नॉट फॉलो SN1 और SN2 पाथवेज, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। दे ऑकर बाय 2 डिफरेंट मैकेनिज्म, द एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म एंड द बेंजाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। ये 2 मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं, जिनमें इन्वॉल्व होता है हाईली रिएक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन। तो जिसमें हम बेंजाइन का यूज़ करते हैं जो कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमिनेशन इंटरमीडिएट है। The aromatic ring to which halogen is attached can undergo typical electrophilic aromatic substitution reaction which we have already discussed। और ये अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन की। जो ये हमारा मैकेनिज्म है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन ऑफ CX बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो जिसमें हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन वो OH है और ये हमारे जो कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज है उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये होता है एक स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जैसे कि जो OH है वो Cl के साथ जाके ये एक मिशन हेमर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इंटरेक्शन विद नाइट्रो ग्रुप। सच इंटरमीडिएट्स आर नेम्ड मिशन हेमर कॉम्प्लेक्सेस आफ्टर द जर्मन केमिस्ट हु फर्स्ट कैरेक्टराइज देम। मिशन हेमर कॉम्प्लेक्सेस इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट था, उनका नाम मेंशन नहीं है, पर उन्होंने इन्हें सबसे पहले कैरेक्टराइज करा था, तो उनके रिस्पेक्ट में हम इन्हें मिशन हेमर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। You can see how nitro group at para position is participating in delocalization of the negative charge। तो ये जो हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है जो पैरा पोजीशन में प्रेजेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल है ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको स्टेबलाइज करने में। ये पहला स्टेप था। है दूसरा स्टेप एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन लिविंग ग्रुप टू रीजनरेट एरोमेटिक रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो ये जो हमारे जो हेलोजेंस होते हैं उन्हें हम लिविंग ग्रुप भी कहते हैं। तो अब इसका जो सेकेंड स्टेप है इसमें जो हैलाइड आयन है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास फिनॉल की फॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो इसमें हमारे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट का हम यूज़ करेंगे। एल्काइल हैलाइड्स नॉट हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो ये जो एडिशन वाला जो हमारे पास रिएक्शन था इसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, पर अगर हमारे पास एक ऐसा एराइल हैलाइड हो जिसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट को फॉलो करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इसको रिएक्ट करें 2 मोल्स ऑफ NaOH में और अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें H2O के प्रेजेंस में और हमारे पास हाई प्रेशर हो तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम फेनोक्साइड प्लस NaCl प्लस H2O। ये सारी रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। स्टेप 1 होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ बेंजाइन इंटरमीडिएट। सबसे पहले हमारे पास होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें फिर हमारे पास बन जाएगा बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये जो CH3 और इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ये हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। फिर स्टेप 2 होता है अमाइड आयन। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ द कार्बन सेंटर्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म 2 कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। तो हमारे पास जो अमाइड आयन होगा जो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जो 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन की जो सेंटर है ये उन्हें
दोनों उनको अटैक कर सकता है ताकि ये दो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन कर सके। ये है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और स्टेप 3 होता है कार्बोनाइन सो फॉर्म्ड एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फॉर अमोनिया टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। तो फिर हमारे पास जो कार्बोनाइंस बनेंगे वो प्रोटॉन्स एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि उनका जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाए और फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। ये था उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम देख सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन गेन करके ही उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन के प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सिमिलर टू बेंजीन, द बेंजीन रिंग टू क्लोरोबेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की तरह ही मतलब सेम मैकेनिज्म फॉलो करके जो हमारे एराइल हैलाइड्स हैं वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो ये रहा जी, ये जैसे हमारी बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इसमें Cl2 डालें लिवाइस एसिड FeCl3 की प्रेजेंस में तो हमारे पास बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन्स। अगर हम इसमें HNO3 डालें तो हमारे पास ये बन जाएंगे ऑर्थो और पैरा में हमारे पास NO2 ग्रुप आ जाएगा। और सिमिलरली विथ H2SO4 एंड ये फिर जो लास्ट वाला है वो है हमारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो इनमें तो ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म यूज़ हुआ नहीं, जैसे बेंजीन रिंग जो हमारा रिएक्ट करती है उसी तरह ये भी रिएक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू CX बॉन्ड। तो हमारी जो CX बॉन्ड है उनके द्वारा कौन से रिएक्शंस होते हैं। बिसाइड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एराइल हैलाइड अंडरगो रिएक्शन विथ मेटल्स। ये मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं ताकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर सके। ब्रोमीन आइडोबेंजीन दे रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लोरोबेंजीन इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव। तो जो हमारी ब्रोमो और जो आइडोबेंजीन होती है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाती है, पर लेकिन जो क्लोरोबेंजीन है वो इस रिएक्शन में थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे एराइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल to yield alkyl benzene. The reaction is known as Wurtz fitting reaction। ये कॉमन नेम है Wurtz fitting reaction। इसमें जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगी, जिसमें हम 2 मोल सोडियम मेटल के लेंगे और फिर हमें बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। Aryl halides on heating with copper powder give diaryls. This reaction is known as Ullmann aryl reaction। अगर हम एराइल हैलाइड को कॉपर पाउडर के साथ हीट करें तो ये डायरल्स देंगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं उल्मान रिएक्शन। ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोजन डेरिवेटिव। अब हम रिएक्टिविटी और रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। Alkaline halides are similar to aryl halides and are less reactive towards nucleophilic substitution reaction and do not undergo SN1 and SN2 reaction। तो जो alkalines और alkyl जो halides होते हैं वो similar होते हैं aryl halides के तरह और ये SN1 and SN2 reactions undergo नहीं करते। ये सारा कुछ था हमारे aryl halides के बारे में। इनमें इस प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस करा था इनके इंट्रोडक्शन के, ये सारा कुछ था हमारे एराइल हैलाइड्स के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस करा उनका इंट्रोडक्शन, उनकी रिएक्टिविटी, उनका बॉन्ड लेंथ और कैसे वो अल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव होते हैं। फिर हमने डिस्कस करे उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उसके बाद हमने डिस्कस करे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।